हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं टारगेट स्टडी पॉइंट पर। शुरुआत करते हैं हम हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन की। हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन में हम डेली T20 सीरीज लेकर के आ रहे हैं और इसी को ही आगे बढ़ाते हुए हिंदी के सारे एमसीक्यू हमें कंप्लीट करने हैं जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो T20 सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं T20 सीरीज में। पहला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है? अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या पाली? तो हम बताते हैं कि हिंदी की आदि अपभ्रंश है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वर्ष में हिंदी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो किस वर्ष में हिंदी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया था? ये रखा गया था ए 14 सितंबर 1949 को, बी 14 सितंबर 1950 को, सी 14 सितंबर 1960 को, डी 14 सितंबर 1964 को। तो इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। सही आंसर क्या होगा? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चौदह सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है संविधान में 14 सितंबर 1949 को? तो अभी मैंने बताया 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को कार्यान्वित करने का यानी कि स्वीकार करने का प्रस्ताव किया था। स्वीकार जो किया था वो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था हिंदी को। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को? तो भारत संघ की कौन सी भाषा को दिया गया था? ए लोक भाषा, बी संपर्क भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी राजभाषा। तो इसका सही आंसर होगा राजभाषा। राजभाषा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 14 अक्टूबर को, 27 फरवरी को, 14 सितंबर को, 19 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए ब्राह्मी लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी गुरुमुखी लिपि या डी सौराष्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से देखते रहिए। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मिलेंगे।
बात नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। तो कह रहा संविधान, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी, अभी मैंने बताया था हिंदी हिंदी को देवनागरी लिपि में हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो राजभाषा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसे ध्यान से देखते रहिए। ए 351, बी 344, सी 343, डी 353। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था। अनुच्छेद 343 बताता है कि राजभाषा हिंदी तथा इसकी देवनागरी लिपि 343 के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा आयोग का गठन किया था। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा आयोग का गठन किया था। तो कब किया था? 1960, बी 1965, सी 1970, डी 1955। तो इसका सही आंसर होगा 1955। 1955 में ही भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता किस में होती है? भाषा संकेत में, बी भाषा बोलने में, सी भाषा लिखने में, डी तीनों में। तो लिपि की आवश्यकता किस में होती है? लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिपि की आवश्यकता जाहिर सी बात है भाषा लिखने में ही होती है। जितने भी शिलालेख लिखे गए हैं तो वो लिपि में ही तो लिखे गए हैं। तो इससे पता चलता है कि लिपि लिखने के लिए ही मानी जाती है। तो भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, डी अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2-3 बार पूछा भी गया है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। इसका सही आंसर है बी, जयभट्ट के शिलालेख में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए पाली, बी खरोष्ठी, सी मंदारिन, डी देवनागरी। तो इसका सही आंसर होगा पाली, सॉरी गलती हुई, देवनागरी लिपि में। तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी लिपि।
वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर कह रहा है हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? ए ब्रज, बी देवनागरी, सी संस्कृत, डी अवधी। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? संस्कृत। हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? संस्कृत भाषा की। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं अब। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का क्या स्थान है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का क्या स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा किसी भाषा को लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह होते हैं उन्हें व्यवस्थित रूप उनके व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ए भाषा, बी व्याकरण, सी बोली, डी लिपि। तो इसका सही आंसर होगा लिपि। क्या होगा? लिपि। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं, लिपि। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से नंबर ए कैथी, नंबर बी खरोष्ठी, नंबर सी देवनागरी, नंबर डी गुरमुखी। तो इसका तो आंसर आप जानते ही हैं। क्या होगा? बताइए बताइए क्या होगा? देवनागरी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है नहीं हुई है? अभी मैंने बताया भी था पीछे। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी अपभ्रंश। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा। ये आता ही रहता है क्वेश्चन, हर पेपर में एक ना एक मिलेगा। हाँ, तो अब क्या कह रहा है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी शोरसेनी, डी ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अर्धमागधी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ए शोरसेनी अपभ्रंश, बी खस अपभ्रंश, सी अर्धमागधी, डी मागधी अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? शोरसेनी अपभ्रंश से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है
ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ए मथुरा, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। इसका तो आप जानते ही हैं लगभग, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रजभाषा का मुख्य केंद्रीय क्षेत्र क्या है जहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है? तो मथुरा में ही बोली जाती है। इसका आंसर होगा ये मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ए राजस्थानी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा क्या? पश्चिमी हिंदी। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं आती हैं। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, पिछली वीडियो देख लेना जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में ये कह रहा है पूर्वी हिंदी, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे बहुत ही ज़्यादा। ये कह रहा है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो यहाँ लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, बार बार नहीं बोली जाती है। तो ए बघेली, बी अवधी, बी अवधी, सी छत्तीसगढ़ी, डी जयपुरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवधी भी बोली जाती है इसमें, सॉरी बघेली भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है। तो ये तीनों तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में आती हैं, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में आती है। अब बची कौन सी? ये बची जयपुरी, ये ही नहीं बोली जाती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। तो आज के हमारे T20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये सीरीज हम डेली ऐसे ही लगातार आपको देते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।